students, today we will start chapter 3rd, that is motion in a straight line. सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करते हैं व्हाट इज रेस्ट. रेस्ट होता क्या है. ठीक है, सिंपल इसकी डेफिनेशन की बात करें, इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द टाइम. अगर हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, उस केस में हम बोलते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट में, रेस्ट स्टेट में. जैसे कि एग्जांपल है हमारा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, मान लेते कोई ऑब्जेक्ट हमारा ए पोजीशन पे बैठा हुआ है. ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 3, 4, 5 सेकेंड पे हमारा ऑब्जेक्ट ए पे ही बैठा हुआ है, यानी इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है. तो इस टाइम हम बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कैसा है, रेस्ट पे. क्लियर है. तो अगर हम डेफिनेशन देखें, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट. क्लियर है इतना. फिर अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन में क्या बोलेंगे, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. यानी कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तब हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा किस में है, मोशन में. ठीक है, क्लियर है इतना. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें मोशन की, सेम ही रहेगी, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम. ये अगर टाइम के साथ चेंज होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा किस में, रेस्ट में. ठीक है. तो चैप्टर आगे स्टार्ट करने से पहले हम उस ब्रांच के बारे में बात करेंगे फिजिक्स की, जिसके अंदर हम मोशन के बारे में क्या पढ़ेंगे, स्टडी करते हैं. ठीक है, उस ब्रांच को बोलते हैं हम मैकेनिक्स. ठीक है, क्लियर है. तो अगर मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स होता क्या हमारा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी कि जिस ब्रांच के अंदर हम मोशन की, ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है इतना. फिर उसके 3 पार्ट्स होते हैं हमारे. फर्स्ट होता है हमारा स्टैटिक्स. इसके अंदर क्या है, नाम से पता लग रहा है हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, हमारा उसकी स्टेट कैसी है, रेस्ट पे. यानी कि विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. यानी कि जब हमारी किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितनी होगी, हमारी 0 होगी, तो उस टाइम जो उसकी मोशन होगा उसको स्टडी करने के लिए हम किस ब्रांच का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं स्टैटिक्स. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट आता है हमारा काइनेमैटिक्स. काइनेमैटिक्स होती है हमारी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज प्रोड्यूस द मोशन. यानी कि हम उसके मोशन के बारे में तो स्टडी करते हैं, पर यहाँ पे जो चीज़ उसको प्रोड्यूस कर रही है, कॉज, वो हमारा फोर्स होगा या फिर हमारा टॉर्क होगा. ठीक है, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. रोटेशनल मोशन को करने के लिए हमारे टॉर्क की ज़रूरत होती है. जो सिंपल हमारा लीनियर मोशन होता है उसमें हम फोर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे. यानी काइनेमैटिक्स में हम सिंपल उसकी वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, इनके बारे में बात करते हैं, ना कि उसकी फोर्स के बारे में, इसकी कौन सी फोर्स कैसे लग रही है उसके ऊपर. ठीक है, कितनी फोर्स लग रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे. हम सिंपल यहाँ पे उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट तो हमारी थर्ड आती है, ये होती है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कंसिडरिंग द कॉज दैट प्रोड्यूस द मोशन. यहाँ पे हम जब भी इस ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके मोशन को जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो कॉज है हमारा, फोर्स या फिर टॉर्क, उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं डिटेल में, कि वो कैसे एक्ट कर रही है, कितनी लग रही है, किस डायरेक्शन में है. ठीक है, हम पूरी इसमें डायनेमिक्स में उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया आपका. तो यानी कि इस वाले चैप्टर में हम काइनेमैटिक्स
के बारे में पढ़ेंगे, पूरा फोर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। क्लियर है आपको? स्टार्टिंग में हमने रेस्ट और मोशन के बारे में पता था। रेस्ट हमारा होता है व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द टाइम, उसको तो हम रेस्ट बोलते थे। और जब हमारी पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज होती है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते थे? मोशन। पर अगर हम ये नहीं बता सकते कि हम कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है या फिर हमारा मोशन में, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे कैसे होते हैं? रिलेटिव टर्म्स होते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि हमारी अर्थ कैसी है? स्टेशनरी है, वो किसके रेस्पेक्ट में? हमारे रेस्पेक्ट में। अगर हम उसको देखते हैं तो अर्थ हमें कैसे दिखाई देती है? स्टेशनरी, ठीक है। वही अगर हम दूसरे प्लैनेट पे चले जाए या फिर हम स्पेस में चले जाए, वहाँ से अगर हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ हमें कैसे दिखाई देती है? मूव करती होती है। यानी कि जो हमारे ये रेस्ट और जो मोशन होता है ये कैसे होते हैं? रिलेटिव टर्म्स होते हैं। एक सिचुएशन में कोई ऑब्जेक्ट हमको रेस्ट पे नज़र आता है, दूसरी सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट हमें कैसा नज़र आता है? मोशन में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मूव करते हैं, बस में बैठ के जैसे मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे ट्री है वो हमें मूव करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। और बस कैसे नज़र आती है हमें? जिसमें हम बैठे हुए वो हमें रेस्ट पे नज़र आती है। पर अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, वो ट्री उसको रेस्ट पे नज़र आएंगे, और जो हमारी बस है वो कैसे मूव कराएगी? वो मूव करती हुई नज़र आएगी, ठीक है। यानी एक सिचुएशन में ट्री रेस्ट पे है, या दूसरी सिचुएशन में वो कैसे? मोशन में। सेम ऐसी एक सिचुएशन में हमारी बस रेस्ट पे है, दूसरी सिचुएशन में क्या है? हमारे मोशन में। क्लियर है इतना आपको? यानी कि दोनों हमारे कैसे हैं? रिलेटिव टर्म्स हैं। ऐसे हम नहीं बता सकते कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे रेस्ट पे है और ये पर्टिकुलर चीज़ हमारी मोशन पे, जब तक हम ये ना बताएं कि हमारा ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है, हम कहाँ से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतना आपको? तो हम जरा आप डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि हमारे मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। जो बेसिकली हमारे मोशन होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन, या फिर इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है? स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है? स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उस टाइम उसका जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन, या फिर हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। क्लियर है इतना? जैसे मान लेते हैं कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो जो ये पार्टिकल्स होंगे, जिन पार्टिकल्स से ये बना हुआ है, ठीक है, हर पार्टिकल हमारा पैरेलल स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा? मूव करेगा। साथ ही साथ सारे के सारे जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे? जरा देखते हैं। इन वाले पार्टिकल्स की बात करते हैं। मान लेते हैं ये t इज इक्वल टू 0 पे है, ये किसी t इज इक्वल टू t टाइम पे हमारी सिचुएशन है, यानी कि इस तरह से हमारे पार्टिकल्स होंगे। इसमें एक तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ट्रैवल करेंगे हमारे सीधे पैरेलल लाइंस में। सेकंड, अगर इसके बीच की डिस्टेंस इसने जो कवर की है वो 1 मीटर की है, तो ये और ये पार्टिकल्स हमारे सेम है, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी हमारी? 1 मीटर। ये पार्टिकल, ये वाला और ये पार्टिकल, ये और ये पार्टिकल भी सेम है, यानी ये भी कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? हमारे 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। क्लियर है हमारा? ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं? इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, ये ध्यान रखना हमारा। ये हमारा चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन या फिर हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। तो अगर हम रेक्टिलिनियर मोशन हो गया हमारा। सेकंड है हमारा रोटेटरी या फिर सर्कुलर मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कल, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी या फिर सर्कुलर मोशन। ये भी हमारा चैप्टर आएगा 7 रोटेशनल मोशन, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। इसमें क्या होता है? ऑल द पार्टिकल्स ऑन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल एंगल इन ए गिवन टाइम। यहाँ पे
इक्वल एंगल कवर करते हैं, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस। किस तरह से? जैसे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी कि इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इस सर्कल पे जितने हमारे पार्टिकल्स होंगे, इस वाले सर्कल में होंगे, यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स, इसमें तो जो हमारे पार्टिकल्स मूव करते थे वो कैसे मूव करते थे, इन्हें स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस मूव करते थे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितने भी हमारे पार्टिकल्स होंगे वो कैसे मूव करेंगे, इन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये सारे पार्टिकल्स हमारे ये ऐसे मूव करेंगे, ऐसे 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 ऐसे। ये इस वाले, इस पे जो पार्टिकल्स होंगे हमारे, यानी जो सेम डिस्टेंस पे होंगे, जितने भी आर डिस्टेंस पे होंगे वो इस सर्कल के अलोंग मूव करेंगे। जितने हमारे कैपिटल आर पे होंगे वो इस पर्टिकुलर सर्कल पे क्या करेंगे, मूव करते हैं। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो भी हमारे क्या करेंगे, इस सर्कल पे क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। सेकंड मैंने बोला है कि ऑल पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल एंगल इन ए गिवन टाइम। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, यानी मान लो पर्टिकुलर टाइम पे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे पहुँच गया, यानी कि ये वाला पार्टिकल हमारा यहाँ पे आया होगा। सिमिलरली जो पार्टिकल हमारा यहाँ पे होगा ये यहाँ पे आया होगा। तो ज़रा देखना, जो एंगल होगा ये क्या होगा, दोनों ने कितना एंगल कवर किया है हमारा, थीटा एंगल, ठीक है। यानी कि सर्कुलर मोशन में हमारा गिवन टाइम में सारे के सारे पार्टिकल्स हमारे इक्वल एंगल कवर करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। इसमें कैसे मूव करते थे, स्ट्रेट लाइन कैसी होती थी, वो भी पैरेलल। इसमें हम कैसे मूव करते हैं, सर्कल में मूव करते हैं हमारे पार्टिकल, और सर्कल कैसे होते हैं हमारे, कॉन्सेंट्रिक। क्लियर है इतना? तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है हमारा। वाइब्रेटरी मोशन में हम कैसे करेंगे, इसमें आपने देखा होगा जो पेंडुलम होता है हमारा, उसका मोशन कैसा होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, यानी कि आगे की तरफ मूव करता है फिर पीछे की तरफ मूव करता है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कैसा था, ऑसिलेटरी या फिर हमारा वाइब्रेटरी मोशन। ये भी हम जब हमारा चैप्टर आएगा 14 चैप्टर ऑसिलेशन, तो उसके अंदर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। इतना क्लियर है? यानी कि हमारा एंड बॉडी मूव टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा कैसा होगा, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। जैसे हम पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं, पेंडुलम है हमारा, ये कैसे होता है, ऐसे मूव ऐसे करता है, फिर ये वापस ऐसे आएगा, फिर से ऐसे जाता है, फिर से ऐसे, यानी कि इस पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट के अलोंग ये करते हैं हमारे, मूव करते रहते हैं। इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, दोनों पोजीशन को, जो बाहर वाली इनको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते थे, और जो मीन जो हमारी फिक्स होती है इसको हम क्या बोलते थे, मीन पोजीशन। क्लियर है? हमारा ऐसे पेंडुलम होता है। जैसे फिर हम एग्जांपल लेते हैं दूसरा, हमारा स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इसे स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ देते हैं तो क्या होता है, इस तरह से वाइब्रेट होता रहता है हमारा। अगर हमारी कोई एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स या एयर फ्रिक्शन कुछ ना लगे तो ये हमेशा ऐसे मूव करता रहेगा। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन या फिर हमारा वाइब्रेशनल मोशन। क्लियर है आपको इतना? तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो हमारे मोशंस होते हैं उनको हम डायमेंशनल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अब डिस्टिंग्विश करते हैं। 1D मोशन हमारा, 2D मोशन एंड 3D मोशन। क्लियर है? तो अगर हम मोशन 1D को डिफाइन करते हैं तो नाम से ही पता लग रहा है 1 डायमेंशनल है, यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जो हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें से बस हमें एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम उसकी पोजीशन को क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। यानी कि उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए बस हमें एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x, y और z। ये 3 हमारे क्या होते हैं, एक्सिस होते हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेट्स आते थे हमारे x, y और z। अगर ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए
तो यानी कि किसी मोशन को डिफाइन करने के लिए अगर हमें एक एक्सिस की ज़रूरत होती है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट की, एक्स की या फिर वाई की या फिर जेड की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम जो मोशन होता है हमारा ऑब्जेक्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं, 1D मोशन। यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक ही उसमें क्या होती है, चेंज होती है। एक्स में ले रहे हैं तो एक्स चेंज होगा, वाई और जेड हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, यानी कि किसी अगर ऑब्जेक्ट को हम सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं, मान लीजिए इस हाइट से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो क्या होगा, ये नीचे आएगा। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है, बस इसकी हाइट ही तो चेंज हो रही है। अगर मैं हाइट को वाई एक्सिस मानता हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, बस हमारा वाई तो चेंज हो रहा है, ऊपर से जब ये नीचे आ रहा है बस हमारा वाई ही चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक हम पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं इसकी पोजीशन को डिफाइन कर ले। मान लो y इज इक्वल टू 10 है, यहाँ y इज इक्वल टू 5 हो गया, फिर y इज इक्वल टू 2 हो गया, फिर y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, क्लियर है। या फिर हम बोल सकते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट किस में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 1D मोशन। जिसमें हमने पहले देखा था वो क्या होता था, हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होता था। जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में, उसको भी हम क्या बोलते हैं, 1D मोशन। ठीक है, क्लियर है इतना आपको। तो अगर हम 2D मोशन के बारे में बात करते हैं, 2D मोशन हमारा होता क्या है, 1D में तो हमें एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। 2D में हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, नाम से पता लग रहा है 2 कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमारा ये x है और ये हमारा y है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसकी पोजीशन है हमारी x1 y1, ऐसे मूव किया हमारा, और फिर हमारा किसी पे पहुँच गया, इसकी पोजीशन है हमारा x2 और y2। ठीक है, जैसे कि मैं इस पर मूव करता हूँ, ये हमारा प्लेन है, इस पर अगर मैं मूव करता हूँ, अभी मैं इस पोजीशन पे बैठा हूँ, को मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, बना देता हूँ। चलो, ये हमारा 1 2 3, ये हमारा 1 2 3। मान लेते हैं अभी मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ए पे, तो मेरी पोजीशन क्या होगी, 1,1 होगी। ठीक है, मान लेते हैं मैं ऐसे मूव किया, ऐसे 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 ऐसे, और फाइनली यहाँ पे पहुँच गया। तो इसने बोला कि अब मेरी पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन में ऐसे तो नहीं बता सकता, पोजीशन यानी कि क्या होगी हमारी 3,3। क्लियर है आपको। यानी कि जब हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से किसी की पोजीशन डिफाइन करते हैं, कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, 2 की, उसको हम क्या बोलते हैं, 2D मोशन। क्लियर है आपका इतना। अगर रियल लाइफ में देखें तो जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो उसमें जो हमारे कैरम कॉइन्स होते हैं, जो हमारी गिट्टी जिसको हम बोलते हैं, उसको हम जब ऐसे मूव करते हैं तो क्या करता है, अभी इस पोजीशन पे, तो उसको मारेंगे तो इस पोजीशन पे चली जाती है। तो उस टाइम हमारा क्या है, बस x और y चेंज होता है। अगर हम उसको x और y मानते हैं तो इस तरह के उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, 2D मोशन। क्लियर है इतना आपको। नेक्स्ट आता है हमारा 3D मोशन। 3D मोशन में क्या होगा हमारा, कोई एग्जांपल बताएगा 3D मोशन का। यानी कोई जैसे हमारा फ्लोर पे मूव कर रहा है और जंप भी कर रहा है, तो उस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, 3D। जैसे कि हम बात करते हैं मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स इन ए रूम, कि जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी तो कोई रैंडम डायरेक्शन नहीं होती, वो इधर भी मूव करते हैं, ऊपर भी, दाएं बाएं सब जगह मूव करते हैं, तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, 3D मोशन। या फिर सिंपल हम काइट की बात करते हैं, जो हम काइट उड़ाते हैं, ठीक है, उसको जैसे हम उड़ाते हैं तो ऐसे तो नहीं कि वो सिंपल एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव करती है, ऐसे तो मूव नहीं करती कि ऐसे ऐसे मूव कर रही है, वो तो ऊपर जाती है, नीचे आती है। ठीक है, उस टाइम उसके मोशन को भी हम क्या बोलते हैं, 3D मोशन। यानी कि यहाँ पे अगर हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हमें x होगा, हमारा y होगा, और एक हमारा क्या होगा, z होगा। तो इसमें हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, x1 y1 और z1। फिर ऐसे ही सेकंड पॉइंट पे हम पहुँचेंगे तो x2 y2 और z2। क्लियर है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ, जो हमारे आगे के चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, उसमें हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही होगा। नेक्स्ट में हम वीडियो में देखेंगे हम स्केलर क्वांटिटी, आपने पढ़ी है वैसे पहले भी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और थोड़ा सा हम उसको और थोड़ा सा एडवांस करेंगे उसमें। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फिर हम डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब आपने पढ़े हुए हैं पहले से ही, तो थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे, इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।